Question is, fill in the blanks. Microorganisms can be seen with the help of. आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर वेरी स्मॉल दैट हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो हम उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. Blue green algae fix fill in the blank directly from the air to enhance the fertility of soil. Blue green algae also known as cyanobacteria कहते हैं वो एयर से क्या लेकर उसे फिक्स कर सकते हैं जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. देन दैट इज़ नाइट्रोजन. ब्लू ग्रीन एल्गे जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर उसे फिक्स कर देते हैं सॉइल में, बिकॉज एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. इस फॉर्म में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं जो प्लांट्स जो हैं इसे यूज़ नहीं कर सकते, तो ब्लू ग्रीन एल्गे उसे फिक्स करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. सो द करेक्ट आंसर इज़ नाइट्रोजन. एल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ. कौन सा ऑर्गेनिज्म एल्कोहल प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है? दैट इज़ ईस्ट. आपको पता है ईस्ट जो है जब शुगर के साथ रिएक्ट करता है तो वो इथेनॉल फॉर्म कर देता है. सो इथेनॉल इज़ द एल्कोहल. सो एल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट. इसे हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं. इस इथेनॉल प्रोडक्शन के प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं. सो क्लोरेला इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया. क्लोरेला एक डिजीज़ है, सो ये पैथोजन बैक्टीरिया कॉज करता है. सो माइक्रोस्कोप, नाइट्रोजन, ईस्ट, बैक्टीरिया आर दी करेक्ट आंसर्स. थैंक यू. Question is, tick the correct answer. Yeast is used in the production of sugar, alcohol, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन. ये हमारे पास MCQ टाइप क्वेश्चन है. हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है इनमें से. जो हमारे पास ईस्ट है उसे हम क्या चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं? तो ईस्ट से हम शुगर को यूज़ करके एल्कोहल बना लेते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, एल्कोहल. एंड इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं. इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है. C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट ये कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. सो दिस इज इथेनॉल विच इज़ द फॉर्म ऑफ एल्कोहल. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक. हमें इनमें से एंटीबायोटिक बतानी है. एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो दूसरे बैक्टीरियाज को ग्रो नहीं होने देते उन्हें एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. एंड द ऑप्शंस आर सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल, ईस्ट. सोडियम बायोकार्बोनेट एक केमिकल है, सो इट इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक. एल्कोहल एल्कोहलिक बेवरेज है, नो. ईस्ट जो है फर्मेंटेशन वगैरह में हेल्प होती है, ब्रूइंग और बेकिंग इंडस्ट्री में काम आती है. इट इज़ सिंपली अ फंजाई. सो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ए एंटीबायोटिक. बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन इज. मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन मतलब मलेरिया को कॉज करने वाला पैथोजन को कौन कैरी करता है? देन द ऑप्शंस आर फीमेल एनोफिलस, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई. फीमेल एनोफिलस मस्कीटो. बच्चे आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि पानी को कभी अपने घर के बाहर या कहीं भी खड़े नहीं रहने देना चाहिए. अगर खड़े रहने देंगे तो हमें मलेरिया हो जाएगा. तो इसका रीज़न क्या है? सोचो. क्योंकि खड़े पानी के ऊपर मच्छर ग्रो करते हैं, मस्कीटोज़ आते हैं. तो यहाँ से हमें क्लियरली हिंट मिल रहा है कि मस्कीटो के अंदर ही कुछ मलेरिया से रिलेटेड है.
तो मस्कीटो के अंदर ही मलेरिया को कॉज करने वाला पैथोजन होता है। तो देयर करेक्ट आंसर इज ए, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़, सबसे ज़्यादा कॉमन कैरियर कौन सा है, मतलब कौन जो है ऐसा कैरियर है जिसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करने वाले पैथोजन्स होते हैं, वो कैरी करता है अपने साथ। एंड हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई एंड स्पाइडर। आपने नॉर्मली देखे जितनी भी गंदगी होती है उसके ऊपर कौन बैठता है, हाउस फ्लाई। गंदगी के ऊपर ही डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वहीं पर बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं जहाँ भी कोई गंदगी होगी। सो हाउस फ्लाई सबसे कॉमन कैरियर है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैरी करती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैलती हैं, वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन ये स्प्रेड होती हैं डिजीज़, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। इनका मोस्ट कॉमन कैरियर है हाउस फ्लाई। ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ, जो हमारे पास ब्रेड और इडली का डो होता है, अगर इन आप में से किसी भी गर्ल और बॉय को कुकिंग का शौक़ है तो आपको आपने देखा होगा कि हम थोड़ा टाइम, या फिर कभी कोई कुकरी शो देखा हो, हम अगर थोड़ा टाइम ब्रेड या फिर इडली के डो को बना के आटा गूंद के रख दें, थोड़े टाइम बाद वो डो राइज हो जाता है, वो और ज़्यादा फूल जाता है। उसका रीज़न है ईस्ट। जब हमारे पास ईस्ट ग्रो करती है, वो हमेशा किसी ना किसी शुगर सोर्स के ऊपर ग्रो करती है। तो एक तो इथेनॉल बनती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे डो को राइज करती है। जब हम डो से कुछ बना के उसे हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे इथेनॉल जो है वेपराइज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे उस ईटेबल मटेरियल को लीव कर जाती है, जिससे हमारे डो में स्पॉन्जीनेस आ जाती है, राइजेसनेस आ जाती है, और इथेनॉल कुकिंग के टाइम पर वेपराइज हो जाती है। सो ईस्ट सेल की ग्रोथ की वजह से ही ये होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, कि जो हमारे पास प्रोसेस है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का, ये ऊपर यही रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है, ईस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, ईस्ट ये रिएक्शन करता है, इसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन के अंदर ही हम ग्लूकोज को या फिर शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर ये शुगर है, ग्लूकोज, इथेनॉल अल्कोहल है। सो द करेक्ट आंसर इज 3C, मतलब फर्मेंटेशन। थैंक यू। Question is, match the organisms in column A with their action in column B। हमें A साइड पर दिए हुए ऑर्गेनिजम्स को B साइड पर दिए हुए एक्शन के साथ मैच करना है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या काम करता है। फर्स्ट बैक्टीरिया, अब हम चूज़ करते हैं नाइट्रोजन फिक्स, या तो हम इधर से ही चूज़ करना शुरू कर लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? बैक्टीरिया, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, प्रोटोजोन। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सो ए, सेटिंग ऑफ कर्ड बनाने में कौन हेल्प करता है? लैक्टोबैसिलस। बी, बेकिंग ऑफ ब्रेड को बेक करने में कौन हेल्प करता है? बैक्टीरिया, ईस्ट। जो हमारा ब्रेड है वो फ्लफ़ी और स्पॉन्जीनेस उसमें क्यों आती है? क्योंकि ईस्ट वो फर्मेंटेशन रिएक्शन करता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो स्पॉन्जीनेस आती है। देन है हमारे पास मलेरिया को कौन कॉज करता है? क्या ऑप्शंस बचे? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन, वायरस। देन मलेरिया को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआन। सो फिफ्थ का आ जाएगा डी।
कॉजिंग कॉलेरा, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, सो फर्स्ट का ई। कॉजिंग एड्स, एड्स को कौन कॉज करता है? वायरस, HIV वायरस, सो इसका आ गया एफ। सो फर्स्ट का ई, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का डी, सिक्स्थ का एफ। दीज आर द करेक्ट आंसर्स। थैंक यू। क्वेश्चन इज कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई, कि क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नेकेड आई से देख सकते हैं? इफ़ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, अगर हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते तो कैसे देख सकते हैं? देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका साइज़ बहुत बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है कि हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर मैं ये एक डॉट भी लगा रही हूँ ना, इस डॉट में भी मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज आ गए, राइट। सो हमारे पास ये जो है नेकेड आई, वो तो पॉसिबल है नहीं कि हम उसे देख लें। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है मैग्नीफाइंग ग्लास, अनदर आता है माइक्रोस्कोप। स्टिल लार्जर साइज़ के, मतलब थोड़े से स्मॉल बट नॉट वेरी स्मॉल साइज़ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि फंगस, उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देख सकते हैं, बट सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम नहीं देख सकते। तो जिनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते, उन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आइज बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़, क्योंकि वो साइज़ में बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। उनमें से कुछ, जैसे कि फंगस जो ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है, उन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं। अदर्स को हम देख ही नहीं सकते विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, बाकियों को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं देख सकते। थैंक यू। क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन दिस क्वेश्चन आपको नेम नहीं बताने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, आपको मेजर ग्रुप्स बताने हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। एंड द आंसर इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज इनटू सम 4 मेजर ग्रुप्स, एंड दीज आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआन एंड एल्गे। सो द करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआन, एल्गे। थैंक यू। Question is name the microorganisms which can fix atmospheric nitrogen in the soil। हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताने हैं जो सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते, तो उन्हें किसी न किसी और फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे कि नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और अमोनिया। ओके, सो इन फॉर्म्स के अंदर ही प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं और सॉइल में प्रेजेंट होते हैं? एंड द आंसर इज़ राइजोबियम, क्लॉस्ट्रीडियम एंड एजोटोबैक्टर। थैंक यू।
Question is, write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our lives. Microorganisms are useful to us in many ways. For example, हमें इस क्वेश्चन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इम्पॉर्टेंस के बारे में 10 लाइन्स लिखनी है. कोई भी 10 लाइन, जो भी मतलब आपको यूज़फुलनेस पता हो उसके बारे में लिखना है. एंड द आंसर इज़, फर्स्ट, आपको पता है डे टू डे लाइफ में हम कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज़ के यूज़ देखते हैं. लाइक हमें मिल्क प्रोडक्शन में बैक्टीरिया काम आता है, चीज़ बनाने में काम आता है, अल्कोहल बनाने में काम आता है, विनेगर बनाने में काम आता है. सो ऐसे 10 हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस लिखने हैं. फर्स्ट, बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कैन कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर सकता है. सो फर्स्ट यूज़. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़. बैक्टीरिया को यूज़ करके हम चीज़ बनाते हैं. एसिटोबैक्टर एसिटाई इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल. एसिटोबैक्टर एसिटाई को यूज़ करके हम एसिटिक एसिड बनाते हैं, विच इज़ योर विनेगर. ईस्ट इज़ यूज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड बेकरी प्रोडक्ट्स. ईस्ट को यूज़ करके हम एल्कोहल, वाइन और बेकरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरियाज को ग्रो होने नहीं देते, और इनको हम यूज़ करते हैं अपनी उसके लिए डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए. सो ये भी बहुत बड़ा यूज़ है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लिनजिंग एजेंट की तरह से यूज़ किया जाता है, क्लिनजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सो मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट और वेस्ट को डिग्रेड कर सकते हैं. आपने एक टर्म पढ़ी होगी, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. वो हम पढ़ते हैं ना, खड्डा खोदा, जितना भी एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, वो सबको उस खड्डे में डाल दिया, धीरे धीरे वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है. वो सारा मटेरियल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लिनजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं. जितने भी हमारे पास डेड और वीकेंड माइक्रोब्स हैं उनको हम वैक्सीन्स बनाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन का फंडा ही ये होता है. उसके अंदर हम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक करके डाल देते हैं. देन जब वो वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है. सम बैक्टीरियाज कैन फिक्स नाइट्रोजन. बैक्टीरिया के पास प्रॉपर्टी है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, जिससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. एल्गे, ईस्ट, फंजाई और बैक्टीरिया, इनको हम यूज़ करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट और सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोटीन रिच फूड्स. कि बहुत सारे एल्गेज वगैरह को हम यूज़ करते हैं एससीपी की तौर पर, सिंगल सेल प्रोटीन की तरह. विच इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. इवन कि मीट वगैरह खाने से भी हमें उतना प्रोटीन नहीं मिलता जितना एल्गे, ईस्ट, फंजाई को खा के मिलता है. सो इनको यूज़ किया जाता है ह्यूमन और एनिमल कंजप्शन के लिए. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टेकन एज प्रोबायोटिक. प्रोबायोटिक्स होते हैं जिनको खा के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ अच्छी रहती है, ईज़िली हम खाना डाइजेस्ट कर सकते हैं. तो प्रोबायोटिक्स की तरह हम इन्हें यूज़ करते हैं जो हमें मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. सो ये हमारे पास 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूज़फुलनेस थी. आपका ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाले मेंशन करो, आप कोई और जो भी आपको ईजी लगता है आप वो चूज़ कर सकते हो. थैंक यू. Question is, write a short paragraph on harms caused by the microorganism. जैसे कि हम आपकी एनसीईआरटी के अंदर 7th क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यूज़फुलनेस को डिस्कस किया था. इस क्वेश्चन के अंदर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हार्मनेस को, हार्मफुल चीज़ मतलब जो उनके कॉजेज़ हैं उन्हें डिस्कस करना है.
माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे लिए यूज़फुल तो हैं ही, बट इसी के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं इन अ नंबर ऑफ वेज. सो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर हार्मफुल टू अस. फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स called pathogens cause diseases in humans, plants and animals. माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिजीज़ कॉज कर सकते हैं ह्यूमंस को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, किसी को भी. जब भी ये पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, किसी भी वे से, एयर से एंटर हो सकता है, वाटर से एंटर हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड से एंटर हो सकता है, और या फिर कोई भी बंदा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट में अगर पैथोजन के आ जाता है तो उसे वो डिजीज़ हो सकती है. वो डिजीज़ जैसे कि आपने देखा होगा, हमें टाइफॉइड तो वैसे या टाइफॉइड हो जाता है, हमें वायरल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, HIV हो जाता है. तो ये सारी प्रॉब्लम डेडली प्रॉब्लम्स हैं. ये प्रॉब्लम्स अगर हमें होती हैं तो हमारी डेथ हो सकती है. तो ये यूज़फुलनेस तो नहीं हुआ उसका माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का, तो इसकी वजह से हमारी हेल्थ को हैज़ार्ड है. सो ये उनका हार्मफुल इफ़ेक्ट हो गया. ये जैसे इन्होंने कुछ हमारे पास डिजीज़ मेंशन की हुई हैं, जैसे कि कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो डेली हमें हो जाता है, दैट इज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस. Foot and mouth diseases in the cattle are also caused by viruses. Typhoid, tuberculosis are caused by bacteria. different bacteria करते हैं. Anthrax is dangerous to humans and cattle. ये बैक्टीरिया कॉज करता है. तो ये हमारे पास अलग अलग आ गए डिजीज़ जो माइक्रोब्स के अंदर प्रेजेंट हैं और हमारे लिए हार्मफुल हैं. डिजीज़ लाइक डाइजेंट्री एंड मलेरिया, जैसे कि हमारे पास कुछ कहते हैं अलग अलग डिजीज़ भी हैं, जैसे कि डाइजेंट्री हो गया, मलेरिया हो गया, ये सारी भी प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज की जाती है. रिंग वॉर्म फंजाई कॉज करता है. बहुत सारी फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं हमें, जैसे कि नॉर्मल इचिंग की प्रॉब्लम, या फिर कोई हमें वाइट हो जाता है स्किन के ऊपर पैचेस, ये सारी फंजाई कॉज करता है. इसके अलावा सेवरल माइक्रोब्स कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स. कुछ माइक्रोब प्लांट्स के अंदर डिजीज़ करते हैं, जिसके वजह से हमारे प्लांट्स की ओवरऑल ईल्ड कम हो जाती है. सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिजीज़ है सिट्रस फ्रूट्स की, और ये एयर से स्प्रेड होती है. भिंडी येलो व्हीन मोज़ेक डिजीज़, ये वायरस कॉज करता है इसको, एंड ये लेडी फिंगर्स में होती है. नाम ही इसका क्या है, भिंडी डिजीज़. रस्ट ऑफ वीट जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन है, मतलब इसे फंगस कॉज करती है. ये फंगस एयर के थ्रू फैलती है. एंड डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं हमारे पास, जैसे कि जो हमारे फूड के साथ ग्रो करते हैं, हमारे फूड के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं. अगर हम उस टॉक्सिन फूड को कंज्यूम करेंगे तो हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन्हें आपने सुना होगा, हमें फूड पॉइजनिंग हो गया, ये हो गया, वो सब इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ की वजह से ही होता है. तो ये हमारे पास मतलब ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के पास प्रॉपर्टी है, वो हमें डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, और वो डिजीज़ की वजह से ही मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का हार्मफुलनेस है. ओके, थैंक यू. क्वेश्चन इज़ व्हाट आर एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं. व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स. हमें क्या प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए जब हम किसी एंटीबायोटिक को कंज्यूम करते हैं. एंटीबायोटिक्स मेडिसिन हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ को रोकती हैं. मेनली इट इज़ बैक्टीरिया, बिकॉज नंबर ऑफ डिजीज़ आर कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज. तो उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए वी हैव एंटीबायोटिक्स. Okay, so antibiotics are
The medicines which kill or stop the growth of disease causing microbes, they are मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इन एंटीबायोटिक को बनाने वाले भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वही एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते हैं. हम वो नेचुरली भी प्रोड्यूस करते हैं और हम इन्हें लैब में ग्रो मतलब अपनी साइंस लैब के अंदर ग्रो करके भी ग्रो करवा सकते हैं. नाउ इन्हें हम वैरायटी ऑफ डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं. नाउ अब इनको खाने के लिए क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ती है. जो एंटीबायोटिक है ये हमारे लिए हार्मफुल है. अगर हम इसे ओवरडोज ले लें या फिर हम इसे किसी मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर की हेल्प से नहीं ले रहे तो ये हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं. जैसे कि ये एंटीबायोटिक्स जो है हमारी किडनीज़ के ऊपर अफेक्ट डाल सकती हैं. हमारा किडनी डैमेज हो सकता है इन एंटीबायोटिक्स की वजह से. तो कभी भी खुद से हमें एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए अनटिल और अनलेस डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब ना की हो. ओके, सो it is important to take antibiotic only on the advice of a qualified doctor. अगर हमें किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने एडवाइस किया है हमें तभी वो एंटीबायोटिक को कंज्यूम करना चाहिए. अदरवाइज वी शुड अवॉइड टेकिंग दैट एंटीबायोटिक. वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर टू मेक द ड्रग मोर इफेक्टिव. हमेशा आप किसी भी डॉक्टर के मुंह से सुनोगे कि इस एंटीबायोटिक को खाने का कोर्स है. अगर डॉक्टर ने बोला है कि ये एंटीबायोटिक आपको 5 दिन खानी है तो उसका कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. अगर आप दवाई को बीच में छोड़ दोगे तो वो फ्यूचर में एंटीबायोटिक आपके लिए इनअफेक्टिव हो जाएगी. सो हमेशा जो एंटीबायोटिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसका कोर्स कंप्लीट किया करो. एंटीबायोटिक्स मस्ट नॉट बी टेकन अननेसेसरीली. एंटीबायोटिक को हमें अननेसेसरीली नहीं खाना कि लाइक छोटा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ उठा के एंटीबायोटिक खा लिया. इससे जो हमारी बॉडी के अंदर यूज़फुल बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं वो किल होना शुरू हो जाते हैं. क्योंकि अल्टीमेटली एंटीबायोटिक्स क्या हैं, दीज आर यूज्ड फॉर द किलिंग ऑफ बैक्टीरियाज. और हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, यूज़फुल बैक्टीरियाज एंड हार्मफुल बैक्टीरियाज. तो एंटीबायोटिक्स अगर हम अननेसेसरी खाएंगे तो हमारी बॉडी के बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी किल होने शुरू हो जाते हैं. प्लस एंटीबायोटिक्स आर हाउएवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस. जो एंटीबायोटिक्स हैं उन्हें हम कोल्ड और फ्लू को ठीक करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज एंटीबायोटिक्स दे कैन ओनली किल बैक्टीरियाज नॉट वायरसेस. तो एंटीबायोटिक्स को हम वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते. थैंक यू.